सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आज के दिवस की बधाई ज्ञापित करता हूं कि आज के दिवस में तिथि में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिस व्यक्ति ने तमाम अपने जीवन में संघर्षों को झेलते हुए तमाम प्रकार का, जिस तरीके से भगवान शिव ने हलाहल पिया था, उपेक्षा का शिकार हुआ, लेकिन अपने कठिन संघर्षों से, अपने जुनूनी संकल्प से इस महान व्यक्तित्व ने पूरी दुनिया में अपने नाम को, अपने देश को, अपने भारतवर्ष को स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज भारत रक्षा दल ट्रस्ट के मुख्यालय कार्यालय पर बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया और उस विचार गोष्ठी का विषय था, पहले यह विषय निर्धारित किया गया था। कल चूंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी कन्वेंशन सेंटर में माननीय कौशल किशोर जी के द्वारा आयोजित भारत के संविधान में जनता के कर्तव्य के विषय पर आयोजित महासम्मेलन, वैचारिक सम्मेलन में हमने हिस्सा लिया और मैं आभारी हूँ माननीय कौशल किशोर जी का, जो हम लोगों के संगठन के संरक्षक हैं, कि उन्होंने हमें उस कार्यक्रम में मंच पर स्थान दिया। प्रथम वक्ता के रूप में हम भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से बात रखने का अवसर दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कल के उनके द्वारा कराए गए संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए हम लोगों ने विचार यह किया था कि उसी विषय को जोड़ते हुए जनता के मूल कर्तव्य विषय पर ही आज गोष्ठी रखी जाए। लेकिन उसके साथ ही कर्तव्य के साथ ही यह भी महसूस किया गया कि हम लोग पर्यायवाची है, हालांकि दोनों विषय जो है, ये महसूस किया गया कि नहीं, इसके साथ यह भी जोड़ा जाए कि देश के सामने वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं और उसमें हम राष्ट्रवादियों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या हम कर सकते हैं, उन चुनौतियों से किस तरीके से लड़ सकते हैं। तो इस विषय पर विचार गोष्ठी रखी गई जिसका संचालन मैंने स्वयं किया और श्री विजय कुमार त्रिपाठी जी, श्री भागीरथी राष्ट्रवादी जी, श्री जे अलपाल जी, श्री यादवेंद्र सिंह जी, इन लोगों ने इस विषय पर अपनी बात रखी। विचारों की भिन्नता भी थी, यह भी महसूस किया गया, लेकिन आखिरी निष्कर्ष इस गोष्ठी का यह निकल करके आया कि हमारी जो दृष्टि है वो कमियों को देखने की ज़्यादा है, अच्छाइयों को देखने की कम है। हम प्रयास करें कि हम अच्छाइयों को भी देखें। जिसे जातीयता की, भेदभाव की हम बात करते हैं, जिसे जातीयता में छुआछूत की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अतीत ये भी हमको दिखाता है कि बाबा साहब इन सब चीज़ों के शिकार हुए। लेकिन एक और विपक्ष है कि बाबा साहब की उन्नति और प्रगति में, उनके शिक्षा व्यवस्था में, उनके ऊपर काफी कुछ खर्च करने में एक ब्राह्मण का ही हाथ था, जो रामजी अंबेडकर थे। बाबा साहब की जो अंबेडकर की उपाधि है, यह उन्हीं की दी हुई उपाधि है। उन्होंने इनको अपने वंश का मानते हुए जो है और अपना मानते हुए यह उपाधि, अंबेडकर की उपाधि दिया था। हम जिस जातीयता रूपी समाज की, हम भेदभाव की हम बात करते हैं, तो इसी जातीयता रूपी समाज भेदभाव में अगर यह सत्य है कि उस समय भू संपदा किसी एक जाति वर्ग विशेष या कुछ एक लोगों के पास बहुत
तायत मात्रा में थी। कुछ बहुत से ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भूमिहीन थे, जो कि लोगों की दया दृष्टि पर जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच भी आप बताइए कि क्या किसी के बेटा बेटी की शादी रुकी? क्या किसी के बेटा बेटी की शादी में लोगों को न्योता नहीं दिया गया है? लोग भाई भवत और गांव समाज और सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं बुलाया गया? ऐसी गरीबी थी कि लोग जो है कोर्ट मैरिज टाइप की जो है अब एक दूसरे से शादी कर लेते थे, तब भी शादियां धूमधाम से होती थी। इस सत्य को भी स्वीकार करिए। लेकिन वह धूमधाम से शादियां कैसे होती थी? वह सामाजिक एक सद्भाव से ही होती थी। ठीक है कि हम मान लेते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी की दृष्टि से जो है, आज घरों में हम लोग काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, वेटर के रूप में काम कर रहे हैं, अनेकों रूपों में हम लोग जो है सब लोग जो है काम कर रहे हैं। तो उसी रूप में उस समय भी तब काम तो बहुत अधिक थे नहीं, जो है तब काम इसी रूप में था कि कृषि कार्य से ही जो है अधिक अवसर थे, हरवाही चरवाही जो है लोग करते थे। उनके बाल बच्चों की शादी में बहुत बड़ी भूमिका जिनके यहाँ वह काम करते थे, जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, वह बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते थे। इस सत्य को भी जो है बैठक में, गोष्ठी में रखने वाले व्यक्ति ने रखा। तो हम कुल मिलाकर के यह भी एक पक्ष निकल करके आया कि अभी भी हमारे समाज में जातीयता का जहर कहीं न कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में भरा हुआ है, और उसी को निकालना ही हम लोगों के समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को सहृदयता स्वीकार करते हुए एक निष्कर्ष यह निकला आज की गोष्ठी में कि हम मानते हैं कि अभी भी कुछ एक देश के पॉलिटिशियन, कुछ नेता अपने आप को सत्ता में स्थापित रखने के लिए कैसे हो हमको सत्ता मिल जाए, और इसके लिए वह समाज को जातीयता में विभाजित करने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं, किया था, आगे भी करने वाले हैं। लेकिन हमको उनके इस जातीयता रूपी भेदभाव का शिकार नहीं होना है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में यह देख लीजिए कि जिन हालातों, जिन परिस्थितियों में भारत देश गुलाम हुआ था, जो परिस्थितियां हमारे सामने आई थी, ऐसा नहीं था कि मुगल जो है बहुत बड़ी तादाद में एक साथ आए थे। अनेकों राजे रजवाड़ों का यह कहानी है, अनेक उस समय की जनता का भी एक वो है कि तमाम लोगों ने आपसी द्वेष और प्रतिद्वंदता बस जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन मुगल आक्रांताओं के साथ जो है हाथ मिला लिया, और अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने में बाद में जो है वह स्वयं भी जो है मार दिए गए। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि मुगल काल में, चाहे अंग्रेजी हुकूमत काल में, मुगलों की तरफ से लड़ने वाले हिंदू थे, और इधर के राजा रजवाड़ों या हिंदुत्ववादियों की तरफ से लड़ने वाले भी हिंदू थे, और बड़े मजे वो ले रहे थे। मरने दो इनको, जो है इधर वाला मरे तो काफिर मरेगा, उधर वाला मरे तो काफिर मरेगा, इनको लड़ने दो। आज भी वो स्थितियां हैं, आज भी वो परिस्थितियां हैं। ये वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर हुए मतदान का से जो निकल करके बात आई थी कि 37 की जगह पर उन्हें 232 और 95 कैसे मिला। तो यही स्थितियां मित्रों, जब देश गुलाम हुआ था और हम लोगों ने लंबे समय तक गुलामी का कालखंड झेला है, यही परिस्थितियां थी। आज हम राष्ट्रवादियों का यही कर्तव्य है, यही मूल विषय सार निकल करके आया कि अब भी अगर बटोगे तो योगी जी का वह संदेश याद कर लो, बटोगे तो कटोगे। कश्मीर में जा करके देख लो, कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर के हालात आपके सामने, या अपने ही देश में आप पश्चिम बंगाल में जा करके देख लीजिए। अभी पे वक्फ संशोधन बिल के ऊपर कुछ लोग जो है जानबूझ करके एक प्रायोजित हिंसा और संघर्ष और आंदोलन की मुहिम बना रहे, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम फिर यह बात उन लोगों से भी कहना चाहते हैं, तुम चाहे जितना जोर लगा लो बेटा, अब ये कानून तो बन गया है और आना पाई हिसाब किताब तुम्हें देना होगा। किसके किसके पास, खरगे साहब आप भी खुद दबाए पड़े हो, वक्त की जमीन सब निकल के आएगा और देश की जनता देखेगी कि कौन वास्तव में समाज का हितैषी है, कौन वो है। खैर हम विषयांतर न हो, तो कहने का अर्थ यह है कि वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर जो हालात परिस्थितियां निकल के आई हैं,
37 की जगह 232 और 95 समझने की कोशिश करिए। यह स्थिति आगे और प्रभावी हो सकती है अगर जातीयता में बंटोगे तो। जिन जिन सांसदों को हम अपने आप को जोड़ करके ये कहेंगे, नहीं तो किसी लोग को बुरा लग जाएगा जो है कि आपने अपने आप को नहीं जोड़ा। हम सब की दृष्टि यही है। हम जहरीली पार्टियों से हमारी बिरादरी वाला लड़ रहा है जो है। अभी ओवैसुद्दीन जो है हमारी बिरादरी वाले को अपने यहाँ से टिकट दे दे तो बिरादरी के नाम पर हम ओवैसुद्दीन को वोट दे देंगे, जो है ओवैसुद्दीन के प्रत्याशी को वोट दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बिरादरी वाला है। इसी चुनौती को हमको आपको स्वीकार करना है। इससे ऊपर उठो, और नहीं उठोगे तो याद कर लो मित्रों, अतीत देख लो कि कितने दिनों की गुलामी के और संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है। आज स्वीकार करो अंतःमन से। आज हमारे आपके महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों क्रांतिकारी और गुरु गोविंद सिंह वगैरह वगैरह, ये सब जो है हम नाम ले लगेंगे तो लंबी लिस्ट होगी। फिर ये होगा कि आपने उनका नाम नहीं लिया। हमारे मोदी जी और योगी जी आज की डेट में ये लोग इसी भूमिका में हैं, लेकिन आगे इस प्रकार की भूमिका में आने वाले अब लोग नहीं मिलेंगे। पछताओगे मेरे दोस्तों। हिंदुत्व के नाम पर तुम संगठित हो, वो जाति के नाम पे तुमको तोड़ने की कोशिश करेंगे। और हम भारतवासियों का, राष्ट्रवादियों का यही मूल धर्म है कि हम समाज को जातीयता में न टूटने दें, चाहे जैसे हमको जोड़ना है। और इसके लिए हमको आपको काम करना होगा। हम अपने उन सभी लोगों को गले लगाएंगे। जो कोई कहता है कि तुम्हारी बिरादरी वाले ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, हाँ भैया किया, हम माफ़ी मांगी थे यार। अब यार कब तक जो है वो लकीर पीटोगे? किया, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे बाप दादा भी चले गए, हमारे बाप दादा भी चले गए। आज की सोचो, आज की देखो, कब तक यार लकीर पीटोगे मेरे भाई? पर जा कर के पाकिस्तान में देख लो हालात तुम्हारे क्या हैं, अफगानिस्तान में देख लो तुम्हारे क्या हालात हैं, बंगाल में जाकर के देख लो तुम्हारे हालात क्या हैं। अपने पश्चिम बंगाल भारत के प्रदेश कोलकाता राजधानी का जहाँ के हालात देखने की कोशिश करो कि क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। वही परिस्थितियाँ हमको आपको बनाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा जारी है। तो हमको आपको समाज को बंटने नहीं देना है, यही चुनौती स्वीकार करना है। चाहे जैसे भी पूरे हिंदू समाज को संगठित करने का अभियान चलाना होगा। और उसके लिए मैं भारत अच्छा दल ट्रस्ट की ओर से सर्वप्रथम यह घोषणा करना चाहता हूं कि संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों पर और संगठन में हर जाति वर्ग विशेष की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ एक सामाजिक समरसता का अग्रदूत वाला संगठन बनाने की दिशा में भारत अच्छा दल ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोगों से, अपने इष्ट मित्र, सहयोगी, शुभचिंतकों से अनुरोध करना चाहते हैं, राष्ट्रवादियों से अनुरोध करना चाहते हैं, हम अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहते हैं, साथियों आओ साथ दो, नहीं तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। 2047 में उनकी अभिलाषा इसको एक इस्लामिक राष्ट्र गजवाए हिंद के रूप में स्थापित करने की है। हमारी अभिलाषा होना चाहिए भारत हिंदू राष्ट्र की लिए बनाने की। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, समस्त राष्ट्रवादियों का आह्वान करता हूं। आज की गोष्ठी का मूल सार यही है और इस अभियान को आगे बढ़ाने में आप सबके समर्थन की अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज के कौन कौन लोग कार्यक्रम में आए हैं। उनमें जो है हमारे श्री JL पाल जी, श्री विजय कुमार त्रिपाठी जी, श्री भागीरथी राष्ट्रवादी जी, श्री अवधेश सिंह जी, श्री पूजन सिंह जी, यादवेंद्र सिंह जी, त्रिवेणी प्रसाद शर्मा जी, मंगल सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार राय जी, ब्रिजकिशोर यादव जी, रिंकू यादव जी, हरिओम गुप्ता जी, अखिलेश पांडे जी, श्रीमती अनिला राय जी और मैं स्वयं श्रीनिवास राष्ट्रवादी इस गोष्ठी में जो है उपस्थित रहा। संख्या के दृष्टि से 17 लोगों की संख्या रही और 25 लोगों की संख्या का एक लगभग अनुमान किया गया था। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि गोष्ठी में हमारी जो है 60-70% की लगभग प्रोग्रेसिव गोष्ठी रही है। आगे यह बात कहते हुए अपने साथियों से, अपने मित्रों से
अपने भारत अच्छा दल के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ। एक प्रयास हम लोगों ने आज किया कि पारा मंडल से और पारा क्षेत्र से जो है इस गोष्ठी में 9 लोगों की उपस्थिति रही, जो प्रसन्नता की बात थी। जो एक प्रयास हम लोगों का पूरे लखनऊ भर में चल रहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को जोड़ना और एक समूह का निर्माण करना, उस दिशा में पारा मंडल आगे बढ़ा है। इस मंडल के प्रखंड संयोजक अखिलेश पांडे जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि धीरे धीरे कारवां हम लोगों का इसी तरीके से बढ़ेगा और इसी तरीके से हम लोगों को हर क्षेत्र में कार्यक्रम करना है। आज के कार्यक्रम में जो हम लोग मूल संदेश देते थे कि ऐसा कार्यक्रम करो जो करना सरलतम हो, ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें पैसा कम से कम खर्च हो, ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें कार्यकर्ता का सम्मान बढ़े, कार्यकर्ता को अवसर मिले अपनी बात रखने का, एक प्रशिक्षण के रूप में उसको कुछ न कुछ वहाँ से एक सीखने का अवसर मिले और साथ ही आमजन की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो चारों चीज़ें इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से होगा। मैं जिन क्षेत्रों में अभी कार्यक्रम नहीं हुआ, 16 मार्च से हमारे होली मिलन के कार्यक्रमों के माध्यम से जो शुरुआत हुई है वही कड़ी ये धीरे धीरे क्षेत्रशः जो है चल रही है। इसे और आगे बढ़ाना है हमें और अपने महापुरुषों की जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम करने, आगामी 1 मई मजदूर दिवस पर भी एक बड़े कार्यक्रम की भी योजना बन रही है। जहाँ भी आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं फिर यह बात कहना चाहूँगा, अनेक बार मैंने यह बात कहा है कि संख्या का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर संख्या नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है ये होता है कि बात तो बहुत लंबी लंबी कर रहे हैं लेकिन इनकी मीटिंग में तो लोग आते नहीं हैं। तो और मीटिंग में कौन लोग आएंगे, कहीं से छप्पर फाड़ के तो आएंगे नहीं। हर जगह अभी हम लोग की किसी एक क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत नहीं हो गई है कि पारा में हो रहा तो केवल पारा के लोगों के द्वारा संख्या के बल पर ही कार्यक्रम हो जाएगा, या आलमबाग में हो रहा तो आलमबाग के लोगों के ही बल पर हो जाएगा। सभी की थोड़ी थोड़ी भागीदारी, चारों तरफ से सामूहिक भागीदारियों के माध्यम से हर जगह एक सशक्त संगठन, एक ताकतवर संगठन के रूप में स्थापित करेंगे। लखनऊ के कोने कोने से जो है हर वार्ड में तक हम लोगों को अपने संगठन को पहुंचाना है और जो अभियान भारत हिंदू राष्ट्र का है उसे जन आंदोलन बनाना है। बात लंबी न हो, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।